सभी को सादर नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली ट्रस्ट की ओर से मैं डॉक्टर मीता गुप्ता आज की परिचर्चा में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पल-पल टेक्नोलॉजी बदलती है। कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजीज रही हैं जो काफी समय से कहीं सुप्तावस्था में थी और अचानक कुछ ट्रिगर होता है और वे दुनिया के सामने आती हैं और फिर वे छा जाती हैं। ऐसे ही एक बहुत ही मनोरंजक विषय को लेकर, मनोरंजक मैंने इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोगों में ये कौतूहल है आज भी कि घिबली क्या है। इसे हम जिबली भी कह सकते हैं, कुछ लोग इसे घिबली कहते हैं। हम हिंदुस्तानियों ने इसे, शायद मैं कह सकती हूँ इस बात को, हमें देसी घी से बड़ा प्यार है, इसलिए हमने इसे घिबली बना दिया है। तो आज हमारी इस परिचर्चा का विषय है, ये घिबली घिबली क्या है। साथियों, ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हमारा 172वां 172 एपिसोड है और इतने लंबे सफर को तय करने में हमारे कई साथियों ने बहुत हमारा साथ दिया है। विशेष तौर पर हमारे दर्शकों, हमारे श्रोताओं, हमारे वक्ताओं और साथ ही साथ हमारी जो पूरी टीम है। आज इस अवसर का लाभ उठाते हुए, परिचर्चा को आरंभ करते हुए, विषय जरूर मनोरंजक है, पर हृदय का एक कोना आज आहत भी है। और उसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए मैं चाहूंगी कि हम सब मात्र 2 सेकंड का मौन रखें और उन सभी सैलानियों को, जिनमें हमारे सेना के बहादुर जवान भी थे, व्यापारी भी थे, पुलिस के कर्मचारी भी थे, जो पहलगाम की इस दुर्दांत घटना में मारे गए, जो केवल घूमने गए थे, उनके लिए हम हृदय में श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 सेकंड का मौन रखें। उसके बाद मैं परिचर्चा का आरंभ करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, हमारे साथ जुड़ने वाले सभी श्रोताओं और सभी वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद। आज की परिचर्चा का आरंभ करने से पूर्व मैं उन सभी वक्ताओं से आपका परिचय करवाना चाहूंगी जिन्होंने इस विषय को लेकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमें सहमति दी है। सबसे पहले मैं देवांश का परिचय करवाना चाहूंगी। देवांश वंडर बॉय के नाम से हमारे बीच हमारे ही एक कार्यक्रम किरदारे जिंदगी में आ चुके हैं। देवांश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवांश एक पैशनेट एजुकेटर हैं, कोडर हैं, अबैकस एक्सपर्ट हैं और आजकल वे बीटेक की डिग्री प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपके पास विश्व का रिकॉर्ड है एबैकस का और साथ ही साथ इतनी छोटी उम्र में 4 बार आप बेस्ट टीचर का अवार्ड जीत चुके हैं। निश्चित तौर पर एक शिक्षक वही शिक्षक होता है और सच्चा शिक्षक बनता है जब उसके पास स्वयं ज्ञान होता है और वो ज्ञान देने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए आतुर रहता है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपके जीवन की और यह उपलब्धि अभी-अभी आई है 20 अप्रैल 2025 को। ये दिन देवांश के जीवन में एक बहुत ही खास दिन रहा है और संविधान विचार मंच द्वारा महाराष्ट्र पुणे बारामती में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी और उनकी धर्मपत्नी राज्यसभा सांसद सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ की कुलपति श्री नरेंद्र जाधव जी के द्वारा भीम पुत्र आइडल अवार्ड से आपको नवाजा गया है। निश्चित तौर पर बहुत ही छोटी उम्र में आपने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ईश्वर करे इसी प्रकार से आप उपलब्धियां प्राप्त करते रहें और अपने शहर आगरा, उत्तर प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करते हुए विश्व में अपनी योग्यता का, अपनी विद्वत्ता का परचम लहराएं। देवांश,
आप युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं आज के हमारे कार्यक्रम में, तो आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे आज के कार्यक्रम की एक रोचक बात ये भी है कि आज एक और देवांश भी हमारे साथ हैं। देवांश सारस्वत। देवांश सारस्वत एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के साथ-साथ, जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, शिक्षक वही बन सकता है जिसमें ज्ञान को बाँटने की इच्छा हो, वो पात्रता हो, वो योग्यता हो। देवांश सारस्वत बरेली में रहते हैं और आप रोबोटिक्स प्रोग्राम मैनेजर हैं। इफेक्टो जेनेसिस पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड आपकी अपनी संस्था है। मैं अभी बात कर रही थी देवांश सारस्वत से, तो देखने में बहुत ही सौम्य और व्यवहार में बहुत ही मधुर और व्यवहार कुशल हैं। आपसे मेरा परिचय कुछ समय पहले हुआ है और मैंने ये जाना है कि आप में एक अलख है, एक अग्नि है, जोश है, शक्ति है, ऊर्जा है, ऊष्मा है कि आप स्वयं खुद भी बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं आपके आसपास के लोग भी आपके साथ-साथ बढ़ें। रोबोटिक्स जैसे बहुत ही उलझे हुए विषय को, जो कि आज का एक ऐसा विषय है जो सब बच्चे चाहते हैं कि रोबोटिक्स में वे योग्यता हासिल करें, और ऐसा भी विषय है जिसमें बहुत सारे नौकरियों की आपकी गुंजाइश बनी रहती है। आप स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, उसके वर्कशॉप्स कराते हैं, तो निश्चित तौर पर आप समाज के लिए बहुत ही उपयोगी कार्य कर रहे हैं। आपका आज की परिचर्चा में स्वागत है। अब मैं चल रही हूँ संदीप कौर ओबरॉय जी के पास। संदीप कौर ओबरॉय जी देखने में कितनी सौम्य, शांत और मुस्कुराती हुई दिख रही हैं। आप फरीदाबाद में रहती हैं। आप फाउंडर डायरेक्टर सोलफुल सोजोन जो सेंटर फॉर काउंसलिंग और लर्निंग है, वहाँ पर आप काम करती हैं, ये आपकी संस्था है। जब मेरी आपसे बातचीत हुई तो मैंने आपसे पूछा था कि ये सोजोन का क्या मतलब है? क्या अर्थ है? तो आपने बड़ी ही तत्परता से ये बताया कि इसका अर्थ है कि एक पड़ाव। पड़ाव यानी जैसे मुझे याद है पुराने राजा-महाराजा यात्रियों के लिए सड़कों के किनारे घने पेड़ लगाया करते थे कि पेड़ के नीचे बैठकर थके हुए यात्री सांस लें, ठंडा पानी पिएँ, थोड़ा विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएँ। तो जीवन भी एक यात्रा है, जो मैं समझ पाई आपके इस नाम से, कि जीवन भी एक यात्रा है, इसमें भी तरह-तरह के इमोशंस हैं, तरह-तरह के हमारे जीवन के पड़ाव हैं, कभी बहुत खुशी है, कभी दुःख भी है, कभी चुनौतियाँ हैं। तो आपका ये सेंटर विशेष तौर पर बच्चों के लिए, यंग एडल्ट्स के लिए और परिवार के लोगों के लिए, खास तौर पर रिलेशनशिप्स को लेकर, आपसी संबंधों को लेकर, अंतर संबंधों को लेकर काम करता है और एक शांति, सुकून भरा वातावरण देने का प्रयास करता है उन सभी लोगों को, जो कि कहीं न कहीं मानसिक रूप से व्यथित हैं। तो ये एक ऐसा कार्य है जो वास्तव में समाज की सच्ची सेवा है, क्योंकि शरीर से अस्वस्थ हैं तो दिख जाता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ना दिखता है, और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग मानते ही नहीं है कि हम अस्वस्थ हैं। तो ऐसे क्षेत्र में काम करना बहुत ही चुनौती भरा काम कर होगा निश्चित तौर पर। पिछले 25 वर्षों से आप ये कार्य कर रही हैं और हमारा ये पटल, हमारा ये प्लेटफ़ॉर्म, हमारी ये संस्था, हिंदी साहित्य संस्थान, आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती है। साथ ही साथ हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं कि देवांश सारस्वत और संदीप कौर ओबराय जी, डॉक्टर संदीप कौर ओबराय जी हमारे बीच आज घिबली जैसे विषय को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं घिबली के बारे में चर्चा करूं, मैं पटल के उस पार हमारे कुछ दर्शक और हमारे कुछ श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूँगी पुष्पलता तनेजा जी का। पुष्पलता तनेजा जी हर बार मैंने ये देखा है कि जब मैंने परिचर्चा का संचालन किया है, हमेशा आने वाली सबसे पहली श्रोता होती हैं। तो आपका आशीर्वाद यूँ ही बना रहे, हमारी यही अपेक्षा है।
आकांक्षा है। आप सभी को सादर नमन कर रही हैं। संजय पोद्दार जी आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त कर रहे हैं। पुष्पलता तनेजा जी नमन कर रही हैं। राजीव अग्रवाल जी जय श्री राम सभी को कह रहे हैं। विभा जी आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी का हार्दिक स्वागत कर रही हैं। राजीव अग्रवाल जी राजीव अग्रवाल जी हमारे पटल के संयोजक हैं और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। वे मुझे नमस्कार कर रहे हैं और सभी का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ भूदत्त शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन है। राज दीवान जी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रवीण जी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी का अभिनंदन करने के पश्चात आइए चलिए थोड़ा घिबली के बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने एक्स पर लिखा, एक्स जो पहले ट्विटर कहलाता था, एक्स पर लिखा कि मैंने अपना पीएफपी यानी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है, लेकिन शायद कोई मुझे बेहतर बना दे। ऑल्टमैन ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर को घिबली स्टाइल एआई इमेज में अपडेट किया और फिर क्या था, फिर तो सारी जगह इस बात की होड़ लग गई कि जल्दी से जल्दी चैट जीपीटी के जितने भी उपयोगकर्ता थे उन्होंने हाथों हाथ इसको लिया और अपनी अपनी घिबली की काल्पनिक दुनिया बनानी शुरू कर दी। तो चैट जीपीटी के 40 नंबर का जो मॉडल है उसमें ये फीचर है और इसमें उपयोगकर्ता स्टिकर, संकेत, मीम, फोटो, रियलिस्टिक इमेज आदि बना रहे हैं आजकल। दरअसल देखा जाए तो स्टूडियो घिबली दुनिया भर में अपनी सुंदर हाथ से बने हुए एनिमेशन शैली, भावनात्मक कहानी कहने और विस्तृत कल्पनाशील दुनिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन घिबली शब्द जिसको मैंने पहले भी बताया था कि जिबली भी कहा जाता है, इसके अलग से एक इतिहास है और ये लीबियाई अरबी से आया है जिसका अर्थ होता है गर्म रेगिस्तानी हवा। अब ये शब्द यहाँ कैसे आया और कैसे आर्ट के साथ जुड़ गया जो एआई की आर्ट है? हुआ ऐसा कि इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से इटली के पायलट्स करते थे जो भूमध्य सागर की गर्म हवा को दर्शाने के लिए घिबली कहते थे उसको। हयाओ मियाजाकी स्टूडियो घिबली के सह संस्थापक ने इसी नाम को इसके लिए चुना ताकि यह स्टूडियो एनिमेशन की दुनिया में एक नई ताजगी और क्रांतिकारी बदलाव ला सके। इसकी स्थापना उन्होंने, ये जापान की ये कृति है, ये क्रिएटिविटी है, तो ये 1985 में ये स्थापित हुई और उसमें हियाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और तोशियो सुजुकी इन्होंने मिलकर इसको बनाया और आज ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपनी विशिष्ट कला के कारण, अपनी क्रिएटिविटी के कारण और लोगों को चौंका देने की जो कला है, इसमें हैरान करने की जो कला है, वो आज लोगों के बीच लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है। सबसे पहले मैं चलती हूँ देवांश के पास। देवांश, आप हमें बताएं कि घिबली, आपको घिबली शब्द सुनकर पहली बार कैसा लगा? क्या आपके दोस्त भी घिबली का प्रयोग करते हैं? आपको कैसा लगता है और आप इससे क्या समझते हैं? युवाओं में घिबली का क्रेज है, आप व्यक्त करें। देवांश, आपका स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं घिबली के बारे में समझता हूँ कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं आपको बताता हूँ एक बार एक्चुअली what exactly is Ghibli. Studio Ghibli is a world famous Japanese animation studio founded in something around 90s, like by legends like I don't remember their names, but I can. There are two-person that have made Ghibli, and what makes Ghibli so special? Ghibli special क्यों है? Their movies are just entertainment, just entertainment नहीं है. They carry very deep messages about courage, about kindness, about respecting nature, and about chasing your dreams. And they are there is very minute depth in the images of Ghibli art. देवांश, मैं एक आपसे
देवांश, एक सेकंड रोकूंगी और आपसे एक निवेदन भी करूंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो हिंदी ज्यादा समझते हैं। अगर ओके। आप थोड़ा बाइलिंगुअल रहें, कहीं इंग्लिश जहां जरूरी लगे आपको, जहां आप हिंदी में बोल सकें, क्योंकि हमारे साथ कुछ उम्र वाले भी लोग हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो फ्लुएंट इंग्लिश को नहीं समझ पाते या कम समझते हैं, उनको ज्यादा ध्यान लगाना पड़ेगा। तो प्लीज अगर आप इस निवेदन को माने और ओके। थोड़ा सा हिंदी भी बोलें। जी। लाइक मैं बोल रहा था गिबली की के अंदर क्या खास बात क्या है। आपको पता है इनकी स्टोरीज में हमेशा एक डीप मैसेज होता है, जैसे करेज का, होप का, नेचर का, रिस्पेक्ट का, एक अंदर से स्माइल का, और एक अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का आपको मैसेज दिखता है। काफ़ी पॉजिटिव वाइब देती है इनकी आर्ट्स। और फिर सवाल उठता है कि ये सब हम लोगों को इतनी वो अट्रैक्ट क्यों कर रही हैं। दे आर अट्रैक्टिंग बिकॉज दे कैरी सच इमोशंस लाइक मैम फॉर माई सेल्फ आई हैव मेड द आर्ट ऑफ समथिंग अराउंड माई वन ऑफ माई मेरी एक ट्रॉफी थी जो मैंने दी थी। एक सेकंड। देवांश हमारे बीच होंगे अभी फिर से। हाँ जी जी, बोलिए। एक सेकंड। एक सेकंड। देवांश हमारे बीच फिर से होंगे, शायद कुछ ऐसा काम है जो वे उसमें उसको सुनने में लगे हैं। और इस बीच पुष्पलता तनेजा जी का संदेश है हमारे पास। आजकल ये विषय बहुत ही लोकप्रिय है, निश्चित तौर पर आज लोकप्रिय हो रहा है ये विषय, इसीलिए हमने आज की परिचर्चा का ये विषय रखा है। तो जब तक देवांश लौट करके आते हैं, मैं देवांश सारस्वत जी आपके पास चलती हूँ। और अब आप बताएं, क्योंकि जब घिबली के विषय में चर्चा हो ही रही थी, शुरुआत ही हुई थी, मैंने आपका स्टेटस देखा था और आपने अपने स्टेटस पर घिबली लगाया था अपना। तो मेरे अंदर बहुत ही कौतूहल जागा था और फिर मैंने भी ढूंढा ढांडा और थोड़ा आपसे पूछा और फिर हमने ढूंढा कि अच्छा चैट जीपीटी से बन सकता है, तो मैंने भी घिबली बनाई और आपने उस पर मुझे थम्स अप भी दिया था, मुझे याद है। तो हाँ देवांश, आप बात कर सकते हैं अभी? मैम एक सेकंड बस। अच्छा, ठीक है। तो देवांश सारस्वत जी, मैं आप ही के पास हूँ अभी मुखातिब। तो आप बताएं, क्योंकि आप युवा भी हैं और साथ ही साथ एक शिक्षक भी हैं, तो आपने घिबली को किस रूप में देखा? बिल्कुल अपनाते तो सभी हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है सभी को अच्छी लगती है, तुरंत हम लोग अपनाने की कोशिश भी करते हैं और ट्राई तो करते ही हैं कम से कम। और आपने जो घिबली बनाई उससे मैं भी प्रेरित हुई और फिर मैंने जब डाली अपने स्टेटस पर तो और लोगों ने भी मुझसे पूछा ये क्या बनाया है, कैसा है। मैंने तो ये भी पूछा था अपने फोटो और दोनों को डालकर कि कौन बेहतर है, तो लोगों ने कहा कि भाई एआई कैसे बेहतर हो सकता है, आप बेहतर हैं। मतलब वो एक बात थी, हम बात करना चाहते थे अपने दोस्तों से। तो वो अब आप बताएं कि घिबली का यूज आपने किया और आप कर भी रहे होंगे अभी बहुत तरह से, आपके स्टूडेंट्स भी कर रहे होंगे। देवांश, मैं आपके पास वापस आती हूँ पहले। अब मैं ओके। देवांश सारस्वत जी से बात कर रही हूँ तो मैं बात उनकी पूरी कर लेती हूँ। तो सब आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं और आप अपना एक्सपीरियंस बताएं इसको लेकर के। साथ ही साथ बच्चे हैं आपके साथ जो कि 15 16 17 साल 18 साल के हैं, जिनको आप पढ़ाते हैं, तो उनके लिए भी संदेश चाहिए मुझे। और पहले तो आपकी क्या समझ है ये बताएं मुझे। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और हमारे साथ जितने भी हमारे दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं, उन सबका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं अब जो हमारा आज का विषय है घिबली, जिसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, घिबली, जिबली, व्हाटएवर। ये एक हास्य रस भी हमको कभी-कभी प्रदान करता है और आजकल की अगर युवा पीढ़ी में देखा जाए तो इसका बहुत क्रेज है। और युवा पीढ़ी ही नहीं, बच्चे से लेकर एक एक वयस्क और एक बुजुर्ग व्यक्ति तक इसमें बहुत क्रेज है। और कहीं न कहीं हमारे दिन भर के तनावपूर्ण जीवन में कहीं न कहीं हमारे चेहरे पर अगर हँसी भी आ रही है तो इसकी वजह
एक गिबली बन रहा है। और अगर गिबली के इतिहास के बारे में कहें तो गिबली जैसा कि अभी आपने बताया कि आज की डेट में तो ये चैट जीपीटी और एआई का एक बहुत महत्वपूर्ण एनिमेशन के रूप में छाया प्रस्तुत कर रहा है अपनी। और ये जो था हमारा इसका कनेक्शन, जो घिबली का कनेक्शन है मैडम, ये जापान से है। और इसका श्रेय हायाओ मियाजाकी और उनके स्टूडियो घिबली को जाता है। वह घिबली स्टूडियो के फाउंडर हैं। मियाजाकी को जापानी एनिमेशन की दुनिया का बादशाह भी माना जाता है। इनकी बनाई फिल्में दुनिया भर में प्रसिद्ध की जाती हैं और इन्होंने एक ही नहीं, सैकड़ों फिल्मों को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। और सारी फिल्में इनकी मैंने जैसा रीड किया कि बहुत अच्छी रही है, हिट रही है। और इनकी बनाई फिल्में दुनिया भर में हर वर्ग का व्यक्ति इनको पसंद करता है। मतलब बचपन से छोटे उम्र से लेकर हर उम्र का व्यक्ति इनको बहुत अच्छे से पसंद करता है। लगभग जैसा मैंने पढ़ा था, जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने 25 से ज्यादा एनिमेटेड फिल्में और टीवी सीरीज बनाई है। उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जो फिल्म थी अवे स्पेरिटेड अवे करके थी, और लगभग 275 मिलियन 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा इसने अर्न किए थे। तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में गिबली ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे रूप में, हमारी लाइफ में ले रखा है। सर्वप्रथम जब मैंने देखा एक स्टेटस लगा हुआ था, मैं बहुत मतलब उसके प्रति जागरूक हुआ कि ये कैसे बना, बहुत उत्सुकता थी मेरे मन में। फिर मैंने उसको पूछा। फिर पहले तो जो प्रीमियम जो यूजर थे चैट जीपीटी के, बस वही लोग बना पाते थे, लेकिन आज की डेट में चैट जीपीटी के माध्यम से हम अपनी फोटो अपलोड करके कोई भी व्यक्ति अपनी फोटो को गिबली का रूप दे सकता है बहुत ही आसानी से। तो एक बहुत अच्छी पहल है और आज की डेट का ये करंट सिनेरियो बना हुआ है। और मैं बस यही कहूंगा कि इसको जब भी हमारे सामने कोई हमारी एक कार्टून जैसी इमेज आती है तो हम खुद उससे बड़ा प्रेरित होते हैं और बहुत हमारे चेहरे पे एक हंसी मुस्कान सी आ जाती है। बहुत सुंदर देवांश, आपने बहुत ही पॉजिटिव बातें की हैं घिबली के बारे में। क्योंकि घिबली की कला जो है एक विशिष्ट कला है, निश्चित तौर पर जी जापान से जी। आई है। रंग बड़े कोमल होते हैं, जैसे बहुत ब्राइट और बहुत एजेस बहुत क्लियर नहीं होती हैं, कोमल रंग होते हैं। पेस्टल कलर्स का ज्यादा इसमें प्रयोग किया जाता है, जो फोटो को थोड़ा भावनात्मक बनाता है, थोड़ा सपनीला सा बना देता है। और इसकी पृष्ठभूमि बहुत बड़ी है, वास्तविक जीवन से प्रेरित है निश्चित तौर पर। और इसमें दो चीजों का बड़ा बैलेंस है, एक है गति और एक है वास्तविकता। फोटो वास्तविकता जैसी ही होगी, वास्तविक ही लगेगी, लेकिन उसमें एक ऐसी एज होगी जो जादुई सी लगेगी। अगर हम इसे कहें मैजिकल रियलिज्म, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैजिकल भी है जो कि और रियलिज्म भी है जो कि वास्तविक। तो एक अच्छा संयोजन हमें देखने के लिए मिलता है घिबली में। मैं देवांश आपके पास वापस आती हूँ, इससे पहले कुछ हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका अभिनंदन कर लेती हूँ। पुष्पलता तनेजा जी आगे कहती हैं कि विषय चुनने के लिए आभार और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पलता जी। संचालन का जवाब नहीं, क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने मेरी तारीफ की, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए पूज्य हैं और हमेशा आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए और मेरे जैसे सभी लोगों को चाहिए जो किसी न किसी प्रकार से समाज की सेवा में लगे हैं। तो देवांश, हम वापस आते हैं आपके पास। आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था। हाँ, एक जी हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली की ओर से अनुरोध आया है देवांश सारस्वत जी आपके लिए कि मेरी भी फोटो घिबली के द्वारा बनाएं। तो ये मुझे लगता है विभा जी स्वयं कह रही होंगी। तो विभा जी की फोटो की घिबली बनाकर आप उन्हें जरूर भेजिएगा। बिल्कुल और प्रदीप गौतम जी कह रहे हैं कि बातचीत बहुत सार्थक है। निश्चित तौर पर प्रदीप जी आप बने रहिए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते रहिए, क्योंकि हमारे अभी पोटली में बहुत सारे नगीने हैं, नगीने हमारे वक्ता भी हैं और उनके विचार भी हैं। तो अब हम चलते हैं वापस
देवांश के पास। देवांश, आप कुछ बोल रहे थे बेटा और आपका कनेक्शन टूट गया था, बोलिए। मैं बात कर रहा था कि अबाउट गिबली, एंड मैं बात करूँगा कि लाइक गिबली इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगी है बाकी सबको, बिकॉज इनकी स्टोरी में हमेशा आपको मिलेगा एक डीप मैसेज, जैसे मैंने बताया, जैसे करेज का, होप का, नेचर का, रिस्पेक्ट का, और एक पॉजिटिव वाइब। Like movies like Spirited Away, My Neighbor Totoro, Howl's Moving Castle, and many more movies are like this कि इनसे आपको काफ़ी ज़्यादा रियल लाइफ लेसन्स मिलते हैं, सो ये काफ़ी मोटिवेटिंग भी है। बट एक बात आती है कि ये सब बच्चों के लिए है, बस एक नॉर्मल आर्ट ही तो बच्चों के लिए ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गिबली मूवीज़ में इमोशंस इतने प्योर होते हैं कि एक बड़े आदमी को भी अपने अंदर की फीलिंग एक्सप्लोर करता है, कि उसे लगता है ये भी ऐसे, मेरे अंदर भी इतनी चीज़ें हैं। हर कैरेक्टर, हर कहानी में एक इमोशनल डेप्थ होती है जो ग्रोन अप्स को भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स और डेली लाइफ से रिलेट हो पाती है। और जब जब गिबली का कोई न्यू इवेंट या रिलीज होता है, सब इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ये आपको एक काफ़ी एक हाइप होती है कि इट विल बी गुड, इट विल बी अ गुड लाइफ लेसन टू everyone. And yes, this is all about Ghibli and how it is related to adults and all. जी, बहुत सुंदर देवांश, आपने जो बातें कही निश्चित तौर पर बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि कला केवल कला के लिए नहीं होती है, Very कला true, भाई। जीवन के लिए होती है ना? आपका ये संदेश रहा, आपने जो कहा वो ये था कि एक उद्देश्यपूर्ण कला ही वास्तव में कला कहलाती है। हाँ, और एक कला, देखिए, आईक्यू बहुत हाई है आज सभी का, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हमारे पास अपने आप आती रहती हैं, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना होता है, लेकिन ईक्यू में कहीं न कहीं कमी है, इमोशनल कोशंट right. हमारा, इमोशनल Emotional इंटेलिजेंस हमारी, intelligence. All right. यस, इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशंट हमारा कहीं न कहीं लो होता जा रहा है। और इसके बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, लेकिन जो इन्हें दुरुस्त करने का काम करे, वो कला हो सकती है। क्योंकि कला आपको बहुत मनोरंजक तरीके से बहुत सारे संदेश दे जाती है। कभी-कभी आप सोच भी नहीं पाते हो कि हमने ये सीख लिया। आपको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें आपने सीख ली एक आर्ट के माध्यम से। तो घिबली भी एक आर्ट है। ऑफ कोर्स वो एआई जनरेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात अब जो मैं जिस पर आ रही हूँ, और इस बात को डॉक्टर संदीप कौर ओबरॉय जी हमें बताएंगी कि आज घिबली घिबली क्या है, ये सब बात कर रही हैं। ये एआई की एक आर्ट है, एआई की एक कला है, जापान से आई है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अभी पिछले दिनों जो नरसंहार हुआ, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर उस नरसंहार की कुछ तस्वीरें जो बहुत ही दर्दनाक थीं, उनकी घिबली बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई। अब यहाँ एक बहस छिड़ती है कि क्या ये सही है? कला हमारे मर्म को छूती है, हृदय को छूती है, निश्चित तौर पर कहीं हम कला का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? दूसरी बात एक और छिड़ती है, वो ये है कि क्या वास्तविक कला की जगह ले सकता है एआई? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार में एक स्टेटमेंट पढ़ा था जिसमें लिखा था कि कुछ प्रोफेशंस को एआई पूरी तरह समाप्त कर देगा, जिसमें टीचिंग जॉब भी था, कि टीचिंग जॉब को बिल्कुल समाप्त कर देगा एआई कुछ समय के बाद। और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने कहा था, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगी। तो यहाँ पर ये जो बात है घिबली की, क्या उसे हम केवल कला तक सीमित रहने दें, चाहे वो फिल्में हों, चाहे फोटोज हों, एनिमेटेड फोटोज हों, या हम इस तरह की चीजों में भी उसे अपनाएं? क्या ये ठीक है? और क्या ये वास्तविक कला की आर्ट की जगह लेकर वास्तविक आर्ट को पूरी तरह से खत्म कर सकता है?
क्योंकि डॉक्टर संदीप आप डील करती हैं यंग एडल्ट से, आप रिलेशनशिप कंसर्न्स भी देखती हैं, और एक यंग एडल्ट हो या एक बच्चा हो, वो अपने परिवार से जुड़ा होता है। बिना परिवार के, जैसा कि हमारी सुबह बात भी हो रही थी, वो भी समाज का एक अंग होता है। तो समाज को आप एक सही दिशा दिखाने का काम करती हैं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? क्या चुनौतियां हैं हमारी? अ, अगर मैं कहूं कि क्या सब कुछ बहुत पॉजिटिव है? बहुत सारे प्रश्न मैंने एक साथ आपके सामने रखे हैं। आप एक-एक करके उनका उत्तर दे सकती हैं, प्लीज। डॉक्टर संदीप, आपका स्वागत है। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, इस बहुत बढ़िया आपने मंच पर मुझे बुलाया और आई एम रियली हैप्पी टू शेयर माय इनपुट्स ओवर हियर। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं आज जिबली आर्ट की, देवांश जो है दोनों ने बड़े अच्छे से बताया, इट ऑल ओरिजिनेटेड इन जापान। इन सब के पीछे एक मीनिंग था। उन्होंने जो स्टूडियो शुरू किया, जस्ट अ सेकेंड जी, तो जो स्टूडियो की शुरुआत की गई विद दीज पेंटिंग्स, देयर वाज डेफिनेटली अ मैसेज। और अगर हम जनरल देखें, कोई भी जो आर्ट फॉर्म है, बेसिकली इट इज़ अ मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन। यहाँ तक कि मैं एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट होने के नाते, देयर आर मेनी वेज वेयर वी हेल्प पीपल ओवरकम ट्रॉमा, पेन, ओपनिंग अप थ्रू डिफरेंट आर्ट मीडियम्स, चाहे वो ड्राइंग हो, डांस हो, पेंटिंग हो, डिफरेंट मीडियम्स, वट एवर वर्क्स फॉर यू। सो जो आर्ट की हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर मियाज़ाकी जो शुरू की, सो दैट वाज बेसिकली इंटेंडेड कि हम लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा पाएं। नो, दिस इज बेसिकली एन इमिटेशन। और जब समाज में लोगों के पास कोई भी नई चीज़ आती है, जिसे हम फैड कहते हैं, थोड़े दिन के लिए सर्वाइव करती है, इट रियली टेक्स अप हाई, सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें फन फैक्टर अटैच्ड है। एवरीबडी वांट्स चेंज, वेराइटी। ये जो चेंज, इट्स अ स्पाइस ऑफ लाइफ। मज़ा तभी आता है। एक को देखा देखी, इट जस्ट वी ऑल गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म है? ये एक्चुअली आर्ट फॉर्म या एक वेराइटी के नाम पर हम अपना बहुत सारा डेटा इन एआई कंपनीज को दे रहे हैं। चैट जीपीटी की बात की, उन्होंने जब ये लॉन्च किया, हम सब ने खुश होकर अपनी फोटोग्राफ्स तरह तरह की डाली। दे कैन आइडेंटिफाई। तो हमारा जो डेटा है वो सिर्फ रिटन फॉर्म में ना जाकर फेशियल फॉर्म में जा रहा है। दिस इज हाउ वी आर गिविंग देम। और अगर आप उनकी पॉलिसीज को पढ़ें, आई गॉट दिस ओवर हियर, अगर आप चैट जीपीटी से ही पूछें whether it is okay to download the pictures, it says it is important to be cautious. Avoid uploading sensitive and personal content, identifiable or private images. वो आपको खुद warn कर रहा है. Review the privacy policy of the service, and if you still have any concerns, it's always good to be on the safer side. तो अगर हमें वॉर्न भी किया जा रहा है और अगर हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बिकॉज वी नो जो डेटा है उनके लिए वेल्थ है। देर आर, अगर आप देखें, कई वेबसाइट्स हैं, कुछ नामी कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करके आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कि आप अपनी पिक्चर्स को डालिए, आप अपनी ओरिजिनल फोटोज को डालिए। इन अ वे दे आर टेकिंग अवे योर डेटा। मॉरली, सोशली और प्राइवेसी वाइज अगर हम देखें तो ये डेफिनेटली सेफ नहीं है। मेरे पास ये बच्चे बैठे हैं, देवांश दोनों, जो हमें आगे आगाह करेंगे। सो इट इज़ नॉट मियर एन आर्ट फॉर्म। वी आर सेलिंग आवर डेटा एंड वी आर डूइंग इट कॉन्शियसली। अपनी मर्जी से हम दे रहे हैं और हमें नहीं पता, इफ इट गेट्स सोल्ड, इफ इट गेट्स लॉस्ट, वी डोंट हैव एनी क्लेम। कोई भी बड़ी कंपनी अपनी पॉलिसी को शेयर नहीं करती कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट, दे जस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग। सो हमें आगाह होना है। एंड सिंस आई वर्क विद चिल्ड्रन, आई वर्क विद एडल्ट्स, तो मैं ये कहना चाहूँगी इस माध्यम, इस चैनल के थ्रू, कि शुरुआत हमेशा बड़ों से होती है। बच्चे सिर्फ उनको देखते हैं, बच्चे सीखते हैं, गलतियां करते हैं, नई चीज़ें लाते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं। जैसे आपने देवांश, जो हमारे से जूनियर देवांश, उनके बारे में कहा। लेकिन द पॉइंट इज, टू अ लार्ज एक्सटेंट बच्चे फिर भी अपने बड़ों की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ज़रूर आसपास रोल मॉडल्स होते हैं। छोटे बच्चे हैं तो वो घर पर देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं
अभी आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि उनकी फैमिली फोटोग्राफ्स जिबली फॉर्म में है. So in a way, I would like to give the message that it is certainly not safe. एंड अगर हम ज़्यादा फोटोग्राफ्स अपनी शेयर कर रहे हैं तो वो जियो लोकेशन बेसिकली यू आर गिविंग देम मोर डिटेल्स अबाउट यू. एंड एआई तो थ्राइव ही इसी चीज़ पर कर रहा है. सो अपने ही हाथों को काट कर दे देना इज नॉट अ गुड आइडिया. आर्ट फॉर्म इज गुड. इन अ वे एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जिबली ने ये जो जिबली म्यूजियम था, जिबली स्टूडियो है सॉरी, इसके बारे में लोगों को आगाह कर दिया. पीपल हैव गॉट टू नो अबाउट इट, द मैसेजेस अबाउट इट, पीपल आर क्यूरियस, दे आर सर्फिंग अबाउट इट. जो उनकी मूवीज बनी हुई है एटलीस्ट वो लाइमलाइट में आ गए. और जो इनके स्टूडियो के क्रिएटर हैं उन्होंने खुद कहा, देयर इज व्हाट ही सेज इज दैट way back he said 10 years ago that AI is an insult to life. हम बात कर रहे हैं हयायो मियाज़ाकी की, जिन्होंने इस जिबली आर्ट को जन्म दिया. सो आई थिंक इट आंसर्स लॉट ऑफ क्वेश्चंस. मैं इस पर्सपेक्टिव से देना चाहूँगी कि मेरी बात जो सुन रहा हो वो इस चीज़ को समझ सके कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर फन के लिए थोड़ा टाइम चीज़ें अच्छी लगती हैं. ह्यूमन माइंड इसी तरह क्राफ्टेड है, उसे हर थोड़े टाइम के बाद कुछ ना कुछ फन फैक्टर चाहिए. हाई ऑन डोपामिन, थोड़ी थोड़ी चीज़ टाइम के बाद कोई नई वेराइटी चाहिए. तो बट इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ प्राइवेसी, इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी. And I think there are certain countries that have banned the use of Ghibli. I'm not very sure, but as I've got to know. क्या हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं. ये बहुत सहज तरीके से आपने, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये बताने का प्रयास किया है कि घिबली जब हम बनाएं अपनी तो किन किन सावधानियों को हम ध्यान में रखें, क्योंकि हमें खुद चैट जीपीटी इस बारे में वार्न कर रहा है, कंसर्न दे रहा है. फिर भी जो हम कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस एफर्ट है. आपने ये इन शब्दों का प्रयोग किया. और हम मानते हैं कि कोई भी कला जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजी कला की जगह नहीं ले सकती. ये पक्की बात है, अच्छी भी बात है. और जो मैकेनिकल है, जो मशीन जनरेटेड है, वो किसी भी कलाकार की, अब देखिए बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि बहुत फेमस जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग्स को, जैसे लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग है, उस पेंटिंग को उन्होंने घिबली में कन्वर्ट किया. अब मैं नहीं समझती कि मैं क्या, मेरे जैसे जितने भी विचारक होंगे और जो भी इन बातों को अच्छी तरह समझते होंगे, केवल फन फैक्टर के लिए एक अलग बात हुई. लेकिन अगर हम सीरियसली उसको लेते हैं, गंभीरता से उसको लेते हैं, तो जैसे मैंने अभी कहा कि पहलगाम के उसमें कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर डाली, मुझे ऐसा लगा कि वो आपने उस आर्ट की भी कद्र नहीं की, उसका आदर नहीं किया. क्योंकि कोई भी आर्ट फॉर्म हो उसकी कद्र करनी ज़रूरी है, उसका आदर करना ज़रूरी है. अगर कोई अच्छा सिंगर है तो उसके गायन का हमें आदर करना होता है. और अगर कोई पेंटर है या कोई डांसर है या एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट है या परकशन है या कुछ भी है, तो हमें उसका आदर करना होता है. तो इस तरह से हम एआई जनरेटेड कला से, एआई जनरेटेड आर्ट से हम थोड़ा इस बात के लिए भी कॉन्शियस रहें कि हम क्या कर रहे हैं. क्योंकि ये बात बिल्कुल सच भी है कि एआई नई संभावनाएं लेकर आया है, नई प्रेरणा भी लेकर आया है, लेकिन वो मनुष्य के अनुभवों को, एक्सपीरियंसेस को और एक संवेदनशीलता जो मनुष्य में होती है, उसको नहीं छू सकता है. मेरे ख्याल से हमारे तीनों वक्ता इस, हाँ जी बिल्कुल बोलिए. मैं साथ ही एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगी. जहाँ अभी हम लोग बात कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ की, और बात कर रहे हैं साथ में दैट हाउ टेक्नोलॉजी इज रिप्लेसिंग ह्यूमन टच. एक जनरल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पुट करना चाहूँगी. हम सभी को शायद आइडिया होगा कि जो मेंटल वेलनेस है या मेंटल हेल्थ है, विद दिस कमिंग टाइम्स वो कैसे डिटीरियोरेट हो रही है. उसका आंसर हम सबके सामने है. अगर हम जिक्र ही इन चीज़ों का कर रहे हैं, ह्यूमन टच इज मिसिंग, पर्सनल टच इज मिसिंग. और अगर सब कुछ मैकेनाइज्ड है तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को रोकना होगा. वी हैव टू टेक द, we have to balance actually.
बैलेंस जी, करना होगा, बिल्कुल। बैलेंस करना जी, बिल्कुल, क्योंकि बैलेंस मैं करना मानती ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। बच्चे जी, हमारी तरफ देखेंगे, बड़े भी एक-दूसरे से सीखते हैं, तो जहाँ भी हमें अवेयरनेस मिले, छोटे शॉर्ट टर्म गोल के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं झेल सकते। बिल्कुल सही आपने कहा संदीप जी। जैसे अगर हम एक वीडियो लगा दें जिसमें कोई माँ लोरी गा रही है और बहुत अच्छे से गा रही है, लता जी की आवाज़ में गा रही है या बहुत अच्छे-अच्छे सिंगर्स हैं हमारे पास, तो वो गा रही है, वो बहुत अच्छा गा रही है। माँ अच्छा गा नहीं सकती, हर माँ नहीं गा सकती, ये बात सच है। लेकिन माँ की गोदी में लेटकर बच्चा जिस तरह का सुकून, शांति, सुरक्षा महसूस करता है, माँ के हाथ की थपकी, वो कुछ गुनगुना रही है जो बहुत बेसुरा है। नहीं गा सकती माँ। मुझे लगता है वो ऊष्मा, वो जो माँ का प्यार है, जो ममत्व है, वो वर्चुअली कभी नहीं आ सकती। ह्यूमन टच हमेशा ज़रूरी होता है और हम तो मनुष्य हैं। मैंने देखा है पेट्स को भी ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर में अगर हम पेट्स रखते हैं, तो वो भी हमारी भाषा को समझते हैं, जबकि वैसे नहीं समझते, लेकिन हमारे इशारों को समझते हैं, हमारे इमोशंस को समझते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि किस तरह से हमारा इमोशनल कोशंट या इमोशनल इंटेलिजेंस आज खत्म होती जा रही है। और मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, तो हमने ये बात की थी कि कोरोना के पीरियड के बाद हमने ये देखा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। वो एक समय ऐसा था जब हम सभी बहुत परेशान थे, असुरक्षित थे। जीवन है, आज, कल रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं मालूम था। और वो असुरक्षा का समय बीत गया। लोगों ने कहा न्यू नॉर्मल आ गया है। अब ये न्यू नॉर्मल वास्तव में न्यू तो है, पर नॉर्मलाइज़ नहीं हुआ है अभी तक। अभी भी हमारे अंदर वो डर बसे हुए हैं और शायद इसी वजह से हम ऐसे जगहों को चुनते हैं, ऐसे सोर्सेज़ को चुनते हैं कि हम दौड़-दौड़ कर उनके पास जाते हैं। हमें बार-बार नयापन चाहिए, जो आपने पहले भी कहा। ये इसलिए भी है कि हम अपने जीवन में ये जान चुके हैं कि कभी भी ऐसा पल आ सकता है कि हम आज हैं और कल नहीं रहेंगे। जीवन कितना छोटा हो गया है, जीवन कितना क्षणभंगुर है, इस बारे में हम जान चुके हैं। तो नयापन बहुत ज़रूरी है, लेकिन नएपन के लिए सोच-समझ भी ज़रूरी है। अ, कहीं पर मैं पढ़ रही थी कि सोशल मीडिया का प्रयोग बच्चों से ज़्यादा एडल्ट्स करते हैं, खास तौर पर एजेड लोग, रिटायर्ड या 60 प्लस, फुर्सत है ऐसा कहकर अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगाने के बजाय आप व्हाट्सएप और बाकी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बच्चे भी वही सीखते हैं। 4 लोग हैं घर में, तो चारों अलग-अलग तरीके से फ़ोन पर या किसी और गैजेट पर बिज़ी हैं वहीं फिज़िकली, लेकिन हैं नहीं, जुड़े नहीं हैं। तो ये जो एआई आया है हमारे बीच और एआई का एक रचनात्मक, एक क्रिएटिव रूप हमारे बीच जो आया है, घिबली, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे प्रश्न लेकर आया है। प्रश्न जैसे ये भी प्रश्न बनता है कि क्या ये मैकेनिकल, ये एआई से जुड़ी कला हमारे सभी आर्टिस्ट को, जो बड़े-बड़े पेंटर्स रहे हैं, भारत में बहुत बड़े-बड़े पेंटर्स रहे हैं, चाहे हम किसी का भी नाम लें, और हमेशा से रहे हैं, पुरातन काल से रहे हैं, क्या ये उन्हें रिप्लेस करने में सक्षम होगा? मेरा प्रश्न तीनों से है। सबसे पहले देवांश के पास मैं चलती हूँ। देवांश, क्या ये संभव होगा? आपका क्या कहना है? Yes, I think yes, but not in the very actual manner कि आप पूरा ही रिप्लेस कर दो एंड वही बेटर, बट आपको फील नहीं आ पाएगी एट द एंड ऑफ द डे। जो डेप्थ है, जो मीनिंग है, उसको क्रिएट करते वक्त वो एआई कैन नेवर।
आप एक युवा होकर भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, टू सम हाँ एक्सटेंट, लाइक, यस, हाँ हाँ बोलिए। वही एक सम एक्सटेंट तक काफ़ी है, बट वो डेप्थ जो मीनिंग है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये नहीं ऐड कर सकता जो रियल वो ये लाइफ में ऐड वो ड्रॉ नहीं कर करता है। सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। इतनी फ़िल्में बनी हैं, घिबली फ़िल्में बनी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मैसेजेस भी दिए, आपने इस बात को कहा भी था। वो मैसेज तो जाएगा लोगों पर, लोगों के पास जाएगा, फ़िल्म देखेंगे या फ़ोटो, या क्योंकि इट हैज़ ऑलवेज़ अ डीप मीनिंग, जैसा आप पहले कह चुके हैं। तो क्या ये मैसेज थोड़े समय के लिए रहेगा? फिर लाइक लोग आई एम भूलने टॉकिंग अबाउट लगेंगे? एक्चुअली एक्चुअल आर्ट का एक्चुअल मीनिंग तो आर्ट, रहेगा क्योंकि हम बनाते वक्त तो रहता है, हाँ, बट एआई का नहीं हाँ। रहेगा बिकॉज आप जस्ट अच्छा, एक्चुअल उसमें आर्ट में सिर्फ एफर्ट नहीं लगता। देवांश, हाँ देवांश, विल यू एग्री, एक्चुअल आर्ट में बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, दैट जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं पेंटिंग करूं, पहले मैं कैनवास लेकर आऊं, कैनवास के ऊपर मैं उसमें बेस लगाऊं, फिर उसके बाद मैं उस पर स्केच करूं, फिर उसके बाद में उसमें लाइट कलर्स डालूं, फिर मैं उसमें मैं उसको बाद में फाइनल टच दूं, क्योंकि मैं ऑयल पेंट करती हूँ। तो ऑयल पेंट के कई लेवल्स होते हैं। आपकी एक पेंटिंग 1 हफ्ता 10 दिन तो कम से कम लेती है, और अगर बहुत माइन्यूट कुछ है, या जैसे बारिश हो रही है, सूख नहीं रहा है पेंट जल्दी, तो उसमें ज्यादा दिन भी लगते हैं। तो एआई में तो आपने फोटो डाली, घिबली बन गई। तो वो जर्नी बहुत शॉर्ट स्पैन है, उस पर जर्नी आप का उसकी मजा वैल्यू लें। नहीं बता पड़ती उस, हाँ भाई उसकी वही। वैल्यू नहीं पता चलती, क्योंकि मैंने फोन लिया, चैट जीपीटी खोला। अच्छा, जिसमें हम एफर्ट करते हैं, जैसे हाँ कोई वो मिल्खा अच्छी सिंह लगती एक है। दिन में नहीं बनता। मिल्खा हाँ सिंह बनने के लिए आपको वो एफर्ट करना होता है, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए एफर्ट करना होता है, बछेंद्री पाल बनने के लिए एफर्ट करना होता है। मतलब वो जो एक जर्नी होती है एफर्ट की, वो जर्नी यहाँ मिसिंग है, जिसकी वजह से भी ये शॉर्ट लिव्ड है। क्या आप ये कहना चाहते हैं? यस। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत बिजी हैं देवांश, लेकिन फिर भी समय हमारे बीच निकाला। मैं आखिरी संदेश के लिए फिर लौटूंगी आपके पास। देवांश सारस्वत जी, आप बताएं। मैं ये कहना चाहूंगा इस विषय में, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो हम लोगों को हमको इसमें कुछ ना कुछ अच्छा तो दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ हमारे लिए हास्य का विषय भी बन रहा है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना चाहिए इसके पीछे जो इसका बैकग्राउंड है वो क्या है। हमारी फोटोज जो अपलोड हो रही हैं उसका कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी फोटोज या व्हाटएवर जो भी हमारी डिटेल चैट जीपीटी है या एआई है, इसमें सारा डेटा हमारा स्टोर होता रहता है। और ये स्टोर हो सकता है कि कहीं ये किसी कंपनी को सेल भी किया जा सकता है, बेचा भी जा सकता है, तो इसका कोई मिसयूज भी हो सकता है। तो जो भी हम करें, इसको बहुत ही सोच समझकर ध्यानपूर्वक करें। और मैं समझता हूँ इसके प्लेस पे हम बहुत सारे और भी अदर एप्लीकेशंस हैं, ऑफलाइन बहुत एप्लीकेशन, अच्छे। जहाँ, हाँ जी, जहाँ से हम्म, हम अपनी फोटो को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। और वैसे मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें वास्तविक जीवन में विचार रखना चाहिए, ये सब तो आभासी बिल्कुल है। सही, आभासी है। बहुत ही बढ़िया शब्द आपने प्रयोग में आप लेकर आए, वर्चुअल यानी आभासी है। आभासी, आभासी है, तो वो केवल आभास देगा, वो दिल की आभास गहराइयों देगा। में आभास जी, देगा, दिल की गहराइयों में वो नहीं उतरेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आती हूँ डॉक्टर साहिबा के पास। और डॉक्टर साहिबा, आपका इस विषय में क्या कहना है? देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि हर सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल ठीक है। अब एआई ने हेल्प किया है कि उन्होंने अफोर्डेबल पेंटिंग्स की हम बात करें, आपने पेंटिंग का विषय लिया है, तो उन्होंने कहीं न कहीं चीज़ों को अफोर्डेबल बना दिया है, टाइम कंस्ट्रेंट को सॉल्व कर दिया है। चीज़ें सभी के पास अवेलेबल हैं। इफ यू वांटेड अ मास्टरपीस, अगर नहीं है तो आपके पास रेप्लिका हो सकता है विद द सर्टिफिकेट। और अगर आपके पास ओरिजिनल है तो दैट कम्स विद द ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट। लेकिन जैसे कहा जाए और देखा जाए, लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ कंप्लीट जर्नी। तो जो पेंटर बना रहा है, किसी चीज को किया जा रहा है, जो उसको करते टाइम हम उसको आभास कर रहे हैं, एक्चुअली महसूस कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं। हमारी एक थेरेपी टेक्निक होती है जिसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं, where we try to bring your attention to the present.
You are able to enjoy the smallest of the things. इस फास्ट पेस्ड लाइफ में कहीं ना कहीं हम एसेंस ऑफ लाइफ को मिस कर रहे हैं, आगे देख रहे हैं या पीछे देख रहे हैं, प्रेजेंट की तरफ गौर नहीं होता। तो एक्चुअली इन अ वे देखना यही है कि लोग नीड टू लुक एट द प्रेजेंट, द करंट सिनेरियो। और अगर हम ये करते हैं, या जो पेंटर कर रहा है, एक आर्टिस्टिक इंसान जो एक सेलिब्रेटेड पेंटर कर रहा है, या घर बैठकर मैं एज अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक छोटी सी स्क्रिबलिंग कर रही हूँ, कार्टून बना रही हूँ, मुझे पॉटरी पेंटिंग पसंद है, मैं कहीं एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ, तो ऑल दीज थिंग्स काउंट अ लॉट। कहना चाहूंगी ऑल दीज आर थेरेप्यूटिक इन नेचर। ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी फिजिकल हेल्थ के वेरी लिए, गुड, हमारी खुशी के बहुत लिए अच्छे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वी कैन नॉट एवर इग्नोर, एंजॉय द बेनिफिट्स। अफोर्डेबल आर्ट्स हैं हमारे पास, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम कहें कि इनके रेप्लिकाज या रिप्लेसमेंट्स आ गए हैं, तो वो नहीं पॉसिबल, दैट विल नेवर बी वो नहीं पॉसिबल है। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर संदीप, आपने इतनी साधारण से शब्दों में हमारे दर्शकों को और मुझे भी बहुत सारी नई बातें बताई। और आपने कहा कि ये एक प्रकार की थेरेपी है जब हम एक एक्चुअल फॉर्म ऑफ आर्ट को डील करते हैं। जैसे हम देखते हैं महिलाएं घर में या बहुत सारे लोग, मैंने पुरुषों को भी देखा है, स्वेटर बुनते हैं, निटिंग करते जी हैं। जी अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि लड़के नहीं करते, पुरुष भी करते हैं निटिंग और वो क्रोशिया, बहुत सारे लोग हैं, और ये जी एक आर्ट फॉर्म है। जी तो एक वही इवन बात कुकिंग, है कि कुकिंग, यस, जी बिल्कुल इवन कुकिंग के कुकिंग इज लिए, थेरेप्यूटिक, नॉट फॉर यस एनी आई, जेंडर पर सभी के लिए। एनी इफ यू जेंडर, एंजॉय बिल्कुल। दैट, इट कैन बी थेरेप्यूटिक। यस, उसमें कितना पेशेंस आपको चाहिए जब आप किसी चीज को कुक कर रहे हैं, कोई बना रहे हैं। मतलब शुरू से मम्मी हमारी कहती रही कि गैस धीमी करके बेटा पराठे बनाओ। कितना बोरिंग है गैस धीमी करके पराठे बनाना, लेकिन जब पराठे जलते हैं ना, तो लगता है कि मम्मी ठीक कहती है। तो वही बात है, धीरे धीरे सहज पके सो मीठा होए। तो ये बात बिल्कुल सच है, आपने बहुत अच्छी बात कही तीनों ने, कि हम, एआई अपनी जगह है, यू कैनॉट रिप्लेस द रियल आर्ट विद एआई। एआई कहीं भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, इट कैन ऐड टू द बेनिफिट्स। ये हमें थोड़ी और डायमेंशन दे सकता है। देखिए, हर चीज की डायमेंशंस होती है, मल्टी डायमेंशनल हमारी जिंदगी भी होती है। तो एक हमारी आर्ट फॉर्म को एक डायमेंशन दे सकता है, और बहुत ही अच्छी बात हमारी चल रही है। लेकिन अब हमारे पास समय की काफी कमी हो गई है। मैं आखिरी नोट आप सभी से लेना चाहूंगी, आखिरी संदेश, अंतिम संदेश की ओर हम बढ़ चले हैं। मैं देवांश आपके पास फिर से आ गई हूं, और आप क्या संदेश देना चाहेंगे, प्लीज। about Ghibli. About और ये Ghibli, I संदेश think आप जैसे युवाओं के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप उस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं। I think Ghibli is actually, in my terms or for you, it actually is a good thing for refreshing your memories. आपकी एक टाइम की जो मेमोरीज होती हैं आपकी, उनको रिफ्रेश करने के लिए, उनमें दोबारा एक एनर्जी लाने के लिए, it is very useful actually for me at least and my friends, those who have made Ghibli. And एक आपको एक अलग नज़रिया भी मिलता है कि वो एक इस तरह की आर्ट है, इस तरह की वाइब आती है, इस तरह से आप एक मोमेंट में दोबारा जी सकते हो एक अलग तरीके से। सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ वेरी रिफ्रेशिंग। सो वेरी आई गुड, थिंक इट्स अ गुड थिंग। रिफ्रेशिंग, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बात कही। इधर कुमार सुरेंद्र सागर जी, मैंने पराठों की बात की थी ना, तो लिख रहे हैं कि पराठे खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बिल्कुल, लेकिन मैं जले हुए पराठों की बात कर रही थी, जो तेज आंच पर बिना पेशेंस रखे हुए बनाए जाते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा खाएं पराठे, और जले हुए तो बिल्कुल ना खाएं, ना, धीरे धीरे बनाएं, पहले सहज बनाएं और फिर पराठे खाएं। बहुत ही अच्छे। और हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आज घिबली क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमें ये बात मालूम हुई। तो ये बातें हमारी इधर चल रही हैं। अब हम आते हैं देवांश सारस्वत के पास। जी, आप बताएं, आपका फाइनल नोट क्या होगा, क्या संदेश देंगे? फाइनल नोट मैं बस यही कहना चाहूंगा सभी युवा साथियों को और हर उम्र के व्यक्तियों को कि जागरूक रहे, सतर्क रहे। समय के साथ देखिए तकनीक से तो हमें जुड़ना होगा। नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रही है, हमें उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, लेकिन सावधानी पूर्वक।
हमें सावधान अच्छा। रहना है और अपने जो भी हमारा प्रिकॉशंस है उसका पूरा हमें ध्यान रखना है। और वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविक रहे। बहुत अच्छे, जो कि बहुत ही मुश्किल है। हाँ जी। सच में वास्तविक रहना, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करती हैं ये चीजें। जैसे आपको भी अट्रैक्ट किया, आपने भी अपना हाँ जी। घिबली बनाया, मैंने भी बनाया, तो ये अट्रैक्ट करती है। लेकिन अप टू सम एक्सटेंट, जो हम बार बार ये बात कह रहे हैं ना, कि कुछ हद तक मजे के लिए उस क्रिएटिविटी का लाभ उठाते हुए कुछ देर के लिए थोड़ा लाइट मोमेंट्स पाने के लिए ठीक है, लेकिन और सावधानी के साथ। जी बोलिए। थोड़ा थोड़ा और जो नॉस्टैल्जिक होने छात्र के लिए भी। हाँ, थोड़ा मुस्तैदी से काम करें। जी जी, हाँ देवांश बोलिए। हाँ जी, जो छात्र छात्राएं हैं उनको और जो युवा पीढ़ी है उनको भी एक संदेश ये देना चाहूंगा कि मोबाइल फोन के अलावा अगर वो समय हम अपने परिवार के साथ दें, बड़े बुजुर्गों के साथ दें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल। चीज हमको हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा सकते हैं वो ये नई तकनीक हमें नहीं सिखा सकती है। बहुत तो अच्छे। अपना समय परिवार हमें का परिवार के महत्व, साथ जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, परिवार का महत्व बहुत अधिक है। और आज के समय में जब परिवार एकाकी हो चले हैं, और जो बात हम अभी डॉक्टर संदीप के साथ बातचीत करने में हम कर रहे थे कि ह्यूमन टच खत्म होता जा रहा है, बिल्कुल इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस भी धीरे धीरे कम हो रही है। और ये केवल भारत की बात नहीं है, ये विश्व भर में ऐसा ही हो रहा है, और बहुत तेजी से ये बदलाव आया है। डॉक्टर संदीप कौर, मैं आपसे अंतिम फाइनल नोट के लिए आपके पास आ रही हूँ। आप क्या कहना चाहेंगी? गीता जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि खुशी जो है एक वर्चुअल वर्ल्ड में या वर्चुअल टारगेट्स रखकर नहीं पाई जा सकती। आई विल एक्सप्लेन वेरी दैट गुड। आल्सो। जी और जी। रियल वर्ल्ड से, और जो मोबाइल्स हैं या कोई स्क्रीन्स हैं वो क्यों इतनी एडिक्टिव हैं। हमारे पास हर एज ग्रुप के बच्चे हैं यहाँ पर, मेरे लिए बच्चे ही हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि उसका रीजन है, दिस इज साइंटिफिक रीजन, बायोलॉजिकल रीजन। ह्यूमन माइंड तभी खुश रहता है जब हमारी ब्रेन में हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ह्यूमन माइंड कोशिश करता है टू मेक एनी एफर्ट सो दैट दोज हार्मोन्स आर देयर इन द बॉडी और हम खुश रह सकें। जो जी स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन के थ्रू हम जो एक टारगेट या एक ऐप से दूसरे ऐप, एक रील से दूसरी रील तक जाते हैं, तो ये वर्चुअली हमारे दिमाग में उस हैप्पी हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसीलिए वो एडिक्टिव है। बट एडिक्टिव। एक्चुअली it's a loop. So I'm going from one reel to another, one app to another, and आपने बिल्कुल ये भी बात सही कही कि it is not only addictive for people of young generation, for all the age groups. अब प्रॉब्लम क्या है कि आधा घंटा 2 घंटा उन रील्स को स्क्रॉल करने के बाद भी, इवन इफ यू वर्चुअली फील हैप्पी, जब आप उठते हैं तो आपके यहाँ बहुत एम्प्टीनेस होती है, बहुत खालीपन लगता है। और बाद में जनरली ऑफ कोर्स आप अपनी डेडलाइंस मिस कर जाते हैं, आप उसके बाद एंजाइटी ज्यादा महसूस करते हैं। आज एक यस, वर्ड एंजाइटी सोसाइटी में हर इंसान बहुत यूज कॉमन करता है। है। हाँ, उसको बहुत ही मैं कॉमन हो गया है। जी जी, और उसका एक सिंपल सा तोड़ आज बताना चाहूंगी। एंजाइटी छोटी या बड़ी हो, पर उसका जो तोड़ है, उसका तोड़ है फिजिकल एक्शन। Even if यस। small step towards your goal or what you are eyeing. 2 घंटे 4 घंटे हम स्क्रॉल या एक गैजेट से दूसरे गैजेट पे जाने के बाद भी we can never wake up happy. वो डोपामिन सिक्रीट तो हो रहा है, हैप्पी हार्मोन सिक्रीट तो हो रहा है, बट इट इज नॉट टेकिंग अस टू रियल हैप्पीनेस। वो वर्चुअल हैप्पीनेस है, थोड़ी देर के लिए एंजाइटी को कंट्रोल कर लेता है। पर जब आप अपने रियल वर्ल्ड में आते हैं, यू सी आपके टारगेट्स वही हैं, डेडलाइंस वही हैं, घर का माहौल वही है, और आपने उसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं लिया। यस तो यस लिमिट्स यस। आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी चीज, कोविड ने बहुत सारे एवेन्यूज खोले, बहुत कुछ सिखा दिया। AI has become our teacher, but not the only teacher, not the only teacher. हम फिर भी जाते हैं ग्रुप्स में डिस्कशन करना चाहते हैं, इवन इफ वी आर लर्निंग थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन थ्रू रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स। वी वांट ह्यूमन बीइंग्स टू होल्ड आवर हैंड, टू गाइड अस, to tell us their experiences.
ये सब चीजें एक्चुअली हैं। और जहां हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं, एक और फैक्ट मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। आज सोसाइटी, इट इज फिजिकली, जो फिजिकल टच डिप्राइव्ड सोसाइटी है। क्या आप मान सकते हैं? घर में Yes. माँ बाप है, सब लोग हैं, बट देयर हैव बीन डेज कि हमने एक दूसरे को हग नहीं किया, प्यार नहीं किया या हाथ नहीं पकड़ा। फिजिकल टच इज अ थेरेपी इन इटसेल्फ। Yes. एक बच्चे को, मैं खासकर बच्चों से डील करती हूँ, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक जो हग है, आइडली एक जो बच्चे को कोई भी प्यार कर रहा है तो तब तक गले लगाइए जब तक कि बच्चा आपसे थोड़ी देर के लिए दूर ना होना चाहे। रिलीज ऑफ हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम को शांत करने में, उसको सिस्टम सिखाने में कि ये आपके अंदर सब कुछ है, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। तो फिजिकली बहुत अच्छी है। डिप्राइव्ड, फिजिकली टच डिप्राइव्ड सोसाइटी है हमारी। इस साइकिल को ब्रेक करना है। सब कुछ मिल सकता है बट नॉट द ह्यूमन बीइंग्स। सो लिव इन द प्रेजेंट। बहुत शॉर्ट सुंदर। टर्म गोल्स को छोड़कर, शॉर्ट टर्म फन को छोड़कर लॉन्ग टर्म गोल्स दे शुड लॉन्ग बी। टर्म, यस। जी, आपके लिए वाह 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 वाह, अंजनी कुमार द्विवेदी जी कह रहे हैं। तो इट्स बीन अ लवली जर्नी। आज की जो हमारी परिचर्चा रही है, ये परिचर्चा वास्तव में आंखें खोलने वाली भी रही है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे और भी एवेन्यूज को टच किया है, जैसे मेंटल हेल्थ, जैसे एआई के और भी बढ़ते हुए प्रभाव, और ह्यूमन टच जो आपने बात अंत में कही कि ह्यूमन टच डिप्राइव्ड सोसाइटी होती जा रही है। हम इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम दूर हो गए हैं। हम हैं एक ही घर में, लेकिन फिर भी हम दूर हैं। तो ऐसी सोसाइटी न बने हमारी। एआई की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन है, हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो जनरेट हो रहे हैं, उन पर हम ही को लगाम लगानी है। देखिए, हमारे घोड़े हैं तो हम ही लगाम लगाएंगे, कोई और बाहर से नहीं आएगा। और जो आएगा वो भी क्या कर रहा है वो खुद जानता है। तो इसलिए अगर हर कोई अपने लिए कुछ तय करे, जैसे फोन्स आजकल आने लगे हैं, स्मार्टफोन्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जिनमें आपके डिजिटल वेलबींग के बारे में बात करता है। वो आपसे कहता है कि आप फेसबुक के लिए कितना टाइम अलॉट करना चाहेंगे, उसके बाद वो अलार्म देता है आपको। आपको बताता है कि आपने 15 मिनट्स तय किया था, 15 मिनट्स आर ओवर, क्या आप बढ़ना चाहते हैं? तो वहां आपका एक स्पीड ब्रेकर आता है। फिर आप सोचते हो क्या मैं और टाइम वेस्ट करूं या रुक जाऊं। तो ये इस तरह के गैजेट्स का ये उपयोग भी बहुत जरूरी है। हम केवल 1 लाख का फोन लेकर जब चलते हैं तो 1 लाख के फोन में वो 1 लाख से ज्यादा बड़ी बातें भी हैं। तो हम वो चेक्स अपने ऊपर रखें, हम अपने आप को डिजिटली डिटॉक्स रखें। बहुत सारी जगह हम हर तरह से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। ये बात मैंने किसी और परिचर्चा में भी कही थी। तो हमारे एक दर्शक ने मुझसे पूछा था कि ऐसी कौन सी जगह है जहां नेटवर्क ही ना आता हो। तो मैंने उनसे कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैं दीपक ताल गई थी, जो अटल टनल से निकल करके लेह की तरफ है। तो वहां नेटवर्क नहीं आता था। तो वहां हम सब शुरुआत में बड़े परेशान हुए कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। फिर फैमिली में जो बातचीत हुई और जो हमारी क्लोजनेस बढ़ी उस एक दिन में, केवल एक दिन की बात कर रही हूं मैं, वो बड़ी अद्भुत थी। क्योंकि किसी का ध्यान फोन पर था ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। तो आप मजबूर हो गए कि एक दूसरे से जुड़े। तो ऐसे अवसर आपको ढूंढने होंगे। बात केवल घिबली की नहीं है, घिबली से बहुत बड़ी बातें भी जो घिबली से शुरू हो रही हैं। तो ये केवल एक प्रवेश द्वार है। हमें यहीं पर अपने आप को चेक करना है, सही गलत के संतुलन को बनाकर रखना है, विवेकशील होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। विशेष तौर पर उम्र दराज लोग इस बात का ध्यान रखें कि आपके पद चिन्हों पर बच्चे चलते हैं। अगर आप 2 साल के बच्चे को फोन देते हैं हाथ में, तो आपने दिया है, वो आपने किया है शुरू। वो खाना तभी खा रहा है जब वो एक कोई कार्टून देख रहा है, तो वो आपने शुरू किया है। तो पहले दूसरों को या बच्चों को सीख देने से पहले हम अपने आप को भी देखें, अपने आप को ठीक करें, चेक्स लगाएं, डिजिटल वेलबींग के बारे में सोचें, कॉपीराइट और डेटा इश्यूज के बारे में सोचें।
अपने डेटा को बचा करके रखें। और ये केवल प्रीचिंग की बात नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ इसलिए मैं ऐसा कह सकती हूँ। हम सब भी ये करें और दूसरों को भी बताएं। हर आर्ट फॉर्म अच्छी है, चाहे वो वर्चुअल हो चाहे वो रियल हो, लेकिन हम उसे किस रूप में लेते हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो लेट्स बी रैशनल, थोड़ा विवेकशील बने, विवेकवान बने। और आज की इस परिचर्चा में हमारे जितने साथी वर्चुअली हमसे जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। और संचालन की बात बार बार हो रही है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपको संचालन पसंद आता है। और मैं निश्चित तौर पर और भी नए विषय लेकर आपके सामने आती रहूंगी। अगली बार मैं बात करना चाहूंगी नाच के बारे में, नृत्य के बारे में, डांस के बारे में। बहुत सारे लोग डांस के बारे में बहुत हल्केपन से लेते हैं, तो लेट्स सी व्हाट डांस इज। और वर्ल्ड के हर कोने में डांस होता है अलग अलग फॉर्म में, और भारत तो नृत्यों का देश ही है। तो अगली बार इसी विषय पर बात करेंगे। अभी मैं तीनों वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगी। आप यहाँ आए, आपने 1 घंटे से भी ऊपर का समय हमें दिया, इसके लिए मंच आपका आभारी है, हिंदी साहित्य संस्थान आपका आभारी है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूँ कि यहाँ पर आप आए और अपने विचारों को बड़े ही खुलेपन से आपने साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद।